साथ विभा उपाध्याय और आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वो श्रम का देवता है, अन्नदाता है। उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है और ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। खरीफ मूंग की खेती से कमाएं अच्छी आय। बस्तर का बूढ़ा 1000 में मिले थोड़ा। हमारे राज्य में खरीफ मौसम में ली जाने वाली दलहनी फसलों में मूंग की खेती का प्रमुख स्थान है और जो किसान भाई इसकी खेती करना चाहते हैं वे इसके लिए खेत की तैयारी शुरू कर सकते हैं। तो किसान भाई इससे अधिक उपज लेने के लिए कौन सी किस्मों का चुनाव करें और इसकी वैज्ञानिक तरीके से बुआई किस तरीके से करें, इस बारे में जानकारी के लिए मिलते हैं कृषि विज्ञान केंद्र मुरैना के विषय विशेषज्ञ डॉक्टर राजपाल सिंह तोमर से। बरसात की फसल जो खरीफ की मुख्य फसल है हमारी, वो मूंग भी है। गर्मियों में भी वो लोग उगाते हैं कुछ लोग, लेकिन गर्मियों में मूंग ठीक है, लेकिन बरसात की भी हमारी वो मूंग मुख्य फसल है। सबसे बात आती है मूंग की वैरायटियों का चयन। मूंग की अगर प्रजातियाँ आप अच्छी लगा रहे हैं तो आपको उत्पादन बहुत अधिक मिलेगा। प्रजातियों के बारे में जहाँ तक बात आती है तो मूंग की हमारे पास कई वैरायटियाँ हैं, जैसे शिखा, विराट, PDU 139, TGM 3, TGM 99-3 और कई वैरायटियाँ हमारी मार्केट में भी उपलब्ध हैं। अगर आप सबसे अच्छी जो वैरायटियों की आजकल की डेट में जो बात कर रहे हैं, PDM 139 बहुत अच्छी वैरायटी है, शिखा और विराट बहुत अच्छी वैरायटी है, TGM 3 बहुत अच्छी वैरायटी है। तो इनको अगर आप लगाएंगे तो इनमें पीला मोजेक की समस्या भी काफी हद तक कम है। किसान भाइयों, मूंग खरीफ फसल में उगाई जाने वाली प्रमुख दलहनी फसल है जो कम समय में पककर तैयार हो जाती है। मूंग की खेती के लिए दोमट के बलुअर दोमट भूमियां जिनका पीएच मान 7.0 से 7.5 हो, इसके लिए उत्तम है। इसके अलावा खेत में जल निकासी की उत्तम व्यवस्था होनी चाहिए। फसल की खेती की तैयारी करने के लिए किसान भाइयों को गर्मियों में एक गहरी जुताई कर दी होगी, मेरे को आशा है, और गहरी जुताई करने के बाद 1-2 बार कल्टीवेटर चलाने के बाद उसमें पाटा लगा लें। अंतिम पाटा लगाते समय किसान भाइयों को आग्रह करूंगा मैं कि उसमें गोबर की खाद अगर जितनी भी उपलब्धता के आधार पर अगर हो सके वो हमारे 50 से 100 कुंटल, 150 कुंटल, 250 कुंटल तक की रिकमेंडेशन पर हेक्टेयर की हम करते हैं किसानों से। अगर 250 कुंटल भी नहीं है तो 50-100 कुंटल भी अगर पर हेक्टेयर के हिसाब से वो अंतिम खरीदने के समय खेतों में मिला देते हैं तो आपको रासायनिक उर्वरक की मात्रा में बचत होगी और आपकी जो मिट्टी है, मिट्टी का स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, जल धारण करने की क्षमता भी बढ़ेगी और दूसरा हमारे खेतों में कार्बनिक मात्रा बढ़ेगी। किसान भाइयों, किसी भी फसल से अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए खाद और उर्वरकों का संतुलित मात्रा में प्रयोग करना होता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए मूंग की फसल में नत्रजन 20 किलोग्राम, फास्फोरस 40 किलोग्राम, पोटाश 20 किलोग्राम और गंधक 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से खेत की तैयारी के समय आधार खाद के रूप में उपयोग करें। किसान भाइयों, गर्मी में कतार विधि से बुआई के लिए मूंग का 20 से 25 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर पर्याप्त होता है, लेकिन रोगों के प्रकोप से फसल को बचाने के लिए बुआई से पूर्व बीज को कार्बन डाइजीन दवा 3 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से बीज को उपचारित करने के बाद इसके साथ साथ में आपको बायो फर्टिलाइजर के रूप में जो जैव उर्वरक है हमारे राइजोबियम और PSP दोनों से बीज उपचार करें। 5 से 10 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से अगर इनसे आप उपचारित करके बोते हैं तो आपको 15 से 25% तक खाद में बचत होती है। और दूसरा सबसे बड़ी बात आती है, मैं आपको एक बात बता रहा हूँ बहुत अच्छे से। सबसे पहले बीजोपचार हमें करना है उससे फंजीसाइड से, जो ऐसा मैंने आपको कार्बनडाइजिम बताया। दूसरी बार उससे उपचारित करना है आपको इंसेक्टिसाइड से अगर आपको करना है तो तीसरी बार में उपचारित करना है आपको जैव उर्वरक से।
तो इस क्रम को आप ना भूलें। इस क्रम का सबसे अच्छा उदाहरण है आपको FIR। दूसरी बात आती है, अगर इसकी हम दूरी कितनी रखें मूंग की, और दूरी के साथ साथ में हम इसकी बोनी कैसे करें। लाइनों में अगर आप बोनी करेंगे तो आपको उत्पादन अधिक प्राप्त होगा, कर्षण क्रियाएं करने में आसानी रहेगी। 30 से लेकर 45 सेंटीमीटर की दूरी हम इसमें रख सकते हैं बहुत अच्छे से। अगर भारी ज़मीन है तो 45 सेंटीमीटर रखें, हल्की ज़मीन है, ढालू ज़मीन है, बहुत हल्की ज़मीन है तो उसमें 30 सेंटीमीटर कूण से कूण की दूरी आप अवश्य रखें। पौधे से पौधे की दूरी की बात आती है तो 15 से 20 सेंटीमीटर पौधे से पौधे की दूरी आप इसमें रख सकते हैं। मूंग की फसल में नींदा नियंत्रण सही समय पर नहीं करने पर फसल की उपज में 40 से 60% तक की कमी हो सकती है। नींदा नियंत्रण के लिए पेंडिमिथिलिन दवा की 3.3 लीटर मात्रा को पानी में घोलकर प्रति हेक्टेयर की दर से बीज बुआई के 72 घंटे के अंदर छिड़काव करने पर मूंग की फसल में खरपतवार नहीं उगते हैं। खरपतवार प्रबंधन के लिए आप जब हमारी फसल 15 से 20 दिन की हो जाए उस समय आप इमेजाथापर 750 ml पर हेक्टेयर और दूसरा क्विजलोफॉर्पेथाइल 750 ml प्रति हेक्टेयर, दोनों को अगर मिला के ही आप स्प्रे कर देते हैं। और स्प्रे करते समय एक बात ध्यान रखना चाहिए कि हमारे खेत में नमी होना बहुत आवश्यक है। सूखे में अगर आप स्प्रे करेंगे तो आपको खरपतवार नाशी का अच्छे से लाभ नहीं मिलेगा और आपकी पैसे की हानि होगी। जल प्रबंधन आप कैसे करें, जल प्रबंधन के बारे में मैं आपको बता दूं, अगर कहीं बारिश अधिक हो जाती है बहुत ज़्यादा तो हमारे खेतों में आपको लगता है कि पानी निकासी की व्यवस्था बहुत अच्छे से होना चाहिए। पानी निकासी की अगर व्यवस्था नहीं हुई तो हमारी दलहनी फसलों में काफ़ी नुकसान होने की संभावना रहती है। अगर मॉइस्चर स्ट्रेस आता है, ड्राई स्पेल कहीं आ जाता है, लंबा पानी नहीं गिरता है 15-20 दिन, तो हल्की सी सिंचाई देने की भी उसमें आवश्यकता आपको रहती है। तो आप जल प्रबंधन के बारे में भी थोड़ा सा ध्यान रखें। भारी मिट्टियों में वैसे जनरली बरसात की फसल में आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो इसी प्रकार से जो मेरे द्वारा बताई गई जो आपकी टेक्नोलॉजी है उसको अगर आप उपयोग करेंगे, उस तरीके से अगर आप मूंग की आप खेती करेंगे तो आपको उत्पादन काफ़ी अधिक प्राप्त होगा। और उत्पादन की जहाँ तक बात है तो मूंग का उत्पादन आपका 10 से 12 कुंटल पर हेक्टेयर तक आसानी से आप प्राप्त कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात है MSP, मूंग का MSP 7,500 से ऊपर सरकार ने कर दिया है। ये बहुत ही अच्छी बात है, बड़ा हर्ष का विषय है। तो 7,500 से करने के बाद इकोनॉमिक रूप से हमारी अन्य फसलों की तुलना में मूंग हमारी फसल बहुत ही ज़्यादा लाभकारी सिद्ध होगी। किसान भाइयों, अभी तक आपने खेती से जुड़ी हुई कुछ उपयोगी जानकारियां देखी। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे भी है खेती बाड़ी से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियां, तो बने रहिए हमारे साथ। बीजेपी से बाहर कोई करप्ट ना बचे। मंत्री शिव डहरिया का बड़ा बयान। बीजेपी वाले दिन में राम और शाम को 250 ग्राम वाले बीजेपी वाले सिर्फ वोट के लिए राम को करते हैं। रायपुर के कमल विहार में मिली शख्स की लाश, सिर और चेहरे पर चोट के निशान। मामले की जांच में जुटी पुलिस। बिलासपुर के निजी अस्पताल में युवक की मौत, हाथ में लगे रॉड निकलवाने गया था युवक। अब विदेशों में पाठ बनाने में जुटे छत्तीसगढ़ के नक्सली, आधा दर्जन देशों में संगठन चलाने का दावा। जगदलपुर में बिजली की सामान के साथ चोर। ब्रेक के बाद एक बार सभी दर्शकों का एक बार फिर से अन्नदाता में स्वागत है। चलिए रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर। छत्तीसगढ़ का बस्तर जो अपने आप में काफी सुंदर है। यहाँ की प्रकृति और आदिवासी संस्कृति अद्भुत है। इसी संस्कृति में शामिल एक ऐसी सब्जी जिसे अगर सब्जियों का राजा कहा जाए तो कोई गुरेज नहीं होगा। जी हाँ, बस्तर का बोड़ा, जो कि साल में एक बार मॉनसून की पहली फुहार में निकलता है। यहाँ साल के जंगल काफी हैं और उसी पेड़ के नीचे स्वादिष्ट बोड़ा निकलता है जिसे लोग चाव से खाते हैं। लेकिन ये बोड़ा काफी ऊंची कीमत पर बिक रहा है और खाने वाले लोग इसे खरीद भी रहे हैं। तो चलिए इस बारे में अधिक जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। सबसे महंगी सब्जी का ताज, लोगों के दिलों पर करे राज।
मशरूम फैमिली में सबसे कूल, स्वाद ऐसा कि चिकन जाओ भूल। कुदरत खुद खेती किसानी करे तो जो अन्न उपजता है उसे बूड़ा कहते हैं। वही कमाल का वरदान बूड़ा बस्तर समेत बाकी बाजारों में आ चुका है, लेकिन दाम ऐसा कि जेब ही जल जाएगी। वजह है डिमांड ज्यादा, सप्लाई कम, क्योंकि इसकी खेती प्रकृति करती है। बस्तर में ग्रामीणों के लिए तेंदुपत्ता और महुआ के बाद आमदनी का सबसे बड़ा जरिया बूड़ा है। बस्तर संभाग के साथ साथ बाकी जिलों के रहवासी और तो और ओडिशा, तेलंगाना से भी इसके चाहने वाले यहाँ पहुँचते हैं। को काफ़ी लंबे समय से इंतज़ार रहता है कि बोड़ा बाज़ार में कब आ रहा है, और ये एशिया का सबसे स्वादिष्ट और महंगा सब्जी है और काफ़ी लोग इसका इंतज़ार करते हैं। पहले केवल बस्तरवासी इसका सेवन क्या करते थे, क्योंकि बस्तर में साल के जंगल हैं और साल का जंगल के में ही ये बोड़ा पैदा होता है। बस्तर का हर बासिंदा इसे खाना चाहता है, पाना चाहता है। बाहर के लोग भी पसंद करते हैं। बिल्कुल, बस्तर और बस्तर के बाहर के लोग जो यहाँ आए हुए हैं, यहाँ के छाती, बोड़ा और बास्ता, इन सभी प्राकृतिक चीज़ों को खाना चाहता है और उसके फ़ायदे को वो प्राप्त करना चाहता है। एक बार खाओगे तो बार बार लाओगे या फिर जी ललचाएगा, रहा न जाएगा। इस अंदाज में लोग बूड़ा को लाते हैं। जेब जलाने वाला दाम होने के बावजूद लोग इसे खरीदते हैं। बूड़ा के पैदा होने का प्रोसेस सिर्फ भौगोलिक परिस्थितियों पर निर्भर है। यही वजह है कि ये बहुत कम पैदा होता है। बोड़ा जो है बस्तरवासी हुई काफ़ी प्रिय सब्जी है। उसके पीछे एक हेल्थ का एक रीज़न भी है। जो बोड़ा है काफ़ी ज़्यादा विटामिन्स, मिनरल्स और भी अन्य चीज़ें जो हमारे शरीर के लिए ज़रूरी होती है उससे भरपूर होता है। ये काफ़ी महंगी सब्जी है, 3 से 3,500 रुपये प्रति किलो के हिसाब से बिकता है, लेकिन उसके बावजूद जो है बस्तर के लोग बड़े चाव से खरीदते हैं। सारा साल इंतज़ार करते हैं कि बूड़ा की सब्जी कब मार्केट में आएगी, कब खरीदेंगे। तो खाने में बहुत ज़्यादा पौष्टिक होता है। अगर मैं कहूँ तो एक तरफ बूड़ा और एक तरफ चिकन या मीट रखेंगे तो लोग बूड़ा को प्रेफर करेंगे। कितना रुपया है? 500 रुपया किलो, 3,000 लोग ले रहे हैं? सब जगने में। क्या क्यों ले जाते हैं? कितना टेस्ट ही बढ़िया है। अच्छा है। हाँ, कितना टेस्ट ज़्यादा अच्छा है। चिकन मटन लेवल अच्छा है। अच्छा। हाँ। अब जरा इस बूड़ा को करीब से जान लीजिए। मशरूम फैमिली के 12 मेंबर्स में से एक है बूड़ा। बाकी परिवार वालों की तरह जमीन के बाहर नहीं, भीतर तैयार होता है। बूड़ा में फाइबर, सेलेनियम, प्रोटीन, पोटेशियम के साथ साथ एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज का भी दावा किया जाता है। शुगर, हाई बीपी, बैक्टीरियल इन्फेक्शन में इसे रामबाण इलाज की औषधि के तौर पर देखा जाता है। तो वहीं कुपोषण और पेट से जुड़े रोगों में भी ये कारगर है। इसे नेचुरल इम्यूनिटी बूस्टर के तौर पर भी देखा जाता है। ये सिर्फ साल के पेड़ के नीचे तैयार होता है। साल को छत्तीसगढ़ में सरई कहते हैं, इसलिए इसका एक नाम है सरई बूड़ा। बूड़ा एक फंगस की तरह होता है जिसका बोटेनिकल नाम है शोरिया रोबोस्टा। इसे छत्तीसगढ़ में काले सोने की उर्फियत हासिल है। बरसात के दौरान साल की जड़ से एक खास तरह का द्रव्य रिश्ता है और इसी द्रव्य से तैयार होता है बूड़ा, जिसे आदिवासी लकड़ी की मदद से बाहर निकालकर खाते भी हैं, बेचते भी हैं। हालांकि अभी भी बूड़ा पर काफी रिसर्च होना बाकी है, जिसके बाद उम्मीद है कि वरदान बूड़ा पूरे साल मिलेगा और सभी को मिल सकेगा। जगदलपुर से श्रीनिवास नायडू, न्यूज़ 18। आगे और भी हैं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां, पर यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। कितने संतुष्ट। सामान बेचने की फिराक में था आरोपी। गरियाबंद में एनीकट में गिरी तेज रफ्तार कार, बाल बाल बची ड्राइवर की जान। बोरिया में कार ने बाइक को मारी टक्कर, बाइक सवार की मौत। कोरबा में तेल के ड्रम से भरी गाड़ी लूट कर भागे बदमाश, मोटरसाइकिल सवार बदमाशों ने की लूटपाट।
जशपुर में मवेशियों से भरी पिकअप ने ग्रामीण को मारी टक्कर, हादसे में शख्स की मौत। बलौदा बाजार में एटीएम तोड़कर लाखों की चोरी, 2 दिन पहले एटीएम में डाला गया था 6 लाख रुपए। बलरामपुर में कुएं में युवक की लाश मिलने से सनसनी, हत्या की जताई जा रही आशंका। ग्वालियर के डबरा मामले पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बयान, दोषियों को किसी भी कीमत पर नहीं बख्शेंगे, मामला कर लिया गया है दर्ज, बाकी दोषियों को जल्द से जल्द कर लेंगे गिरफ्तार। डबरा की घटना को लेकर कांग्रेस नेता अरुण यादव ने किया ट्वीट, लिखा दबंगों की एमपी में गुंडागर्दी जारी, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का मांगा इस्तीफा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अपनी अगली प्रस्तुति की ओर। मौसम के अनुसार प्रबंधनों पर ही टिकी है आपकी खेतीबाड़ी और इसलिए मौसम पूर्वानुमान और उस पर आधारित साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा, भारत मौसम विज्ञान विभाग, राजमाता विजय राजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय ग्वालियर से प्राप्त मौसम पूर्वानुमान रिपोर्ट के आधार पर किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि संभावित मौसम पूर्वानुमान में आगामी दिनों में घने बादल छाए रहने और वर्षा होने का अनुमान है। अधिकतम तापमान 34 से 35 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 24 से 25 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। हवा लगभग 7 से 16 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत गति से पूर्व उत्तर व पश्चिम दक्षिण दिशा से बहने का अनुमान है। संभावित मौसम पूर्वानुमान को देखते हुए इस समय टूटी हुई मेड़ों की मरम्मत का कार्य करें। बतर आने पर खरीफ फसलों की बुवाई करें। संभावित मौसम पूर्वानुमान में वर्षा को देखते हुए किसानों को सलाह दी जाती है कि किसान भाई सब्जियों और फसलों में अतिरिक्त वर्षा जल को बहाल निकालने हेतु जल निकास की व्यवस्था करें। बाजरा की बुवाई हेतु इस समय जुताई कर खेतों को तैयार करें। उन्नत किस्मों के बीजों का चयन कर बतर आने पर बाजरा की बुवाई करें। तिल की बुवाई हेतु इस समय उन्नत किस्मों के बीजों का चयन कर बतर आने पर तिल की बुवाई हेतु 4 से 5 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर के हिसाब से प्रयोग करें और जल निकास की उचित व्यवस्था रखें। इस समय पर्याप्त मात्रा में वर्षा हो चुकी है। धान की तैयार पौध की रोपाई करें। सोयाबीन में पीला मोजाइक रोग से बचाव हेतु बुवाई पूर्व बीजोपचार अवश्य करें। बीजोपचार हेतु थायोमिथाक्जाम 70 WS 3 ग्राम दवा प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित करें। खरीफ में बोई जाने वाली मूंग उड़द में पीला मोजाइक रोग से बचाव हेतु बुवाई पूर्व बीजोपचार अवश्य करें। बीजोपचार हेतु थायोमिथाक्जाम 70 WS 3 ग्राम दवा प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित करें। अगेती फूल गोभी, बैगन, टमाटर, मिर्च, खरीफ प्याज की तैयार पौध की रोपाई करें। इसके अलावा जल निकास की उचित व्यवस्था करें। भिंडी में तना और फल छेदक इल्ली की रोकथाम के लिए स्पाइनोसैड 250 ग्राम दवा को 500 से 600 लीटर पानी में घोलकर 10 दिन के अंतराल पर छिड़काव करें। पपीता में लीफ माइनर की संभावना हो सकती है। दिखाई देने पर इसके नियंत्रण हेतु थायोमिथाक्जाम 25 WG 100 ग्राम दवा 500 से 600 लीटर पानी में घोल बनाकर प्रति हेक्टेयर के हिसाब से छिड़काव करें। संभावित मौसम पूर्वानुमान को देखते हुए फलदार पौधे लगाने हेतु तैयार किए गए गड्ढों में आम, अमरूद, नींबू आदि के पौधों की रोपाई करें। अतिरिक्त वर्षा जल को निकालने की व्यवस्था रखें। पशुओं में गलघोंटू व लगड़ा बुखार रोग से
बचाव हेतु इस समय टीकाकरण अवश्य कराएं। इस समय 51 गाय भैंसों को परजीवियों से बचाव हेतु डीवर्मिंग यानी पेट के कीड़ों को मारने की दवा एल्बेंडाजोल 1 ग्राम दवा 100 किलोग्राम शरीर भार की दर से जरूर पिलाएं। अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज किसान का सवाल और उनका जवाब इस प्रकार से है। अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम जतार, जिला भोपाल के कृषक माखन प्रसाद ने। ये पशुओं में कृत्रिम गर्भाधान कराते समय रखी जाने वाली सावधानियों के बारे में संपूर्ण जानकारी चाहते हैं। तो माखन प्रसाद जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। किसी भी तरीके से यदि जानवरों की नस्ल सुधार की जाए तो हम प्रति पशु जो दुग्ध उत्पादन है उसको हम बढ़ावा दे सकते हैं और जिससे हमारे पशुपालकों की आय में वृद्धि होगी और देश की आय में भी वृद्धि होगी। हम बात करते हैं कि कृत्रिम गर्भाधान करते समय हमें किन किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। दुग्ध उत्पादन बढ़ाने का सर्वोत्तम उपाय नस्ल सुधार है, जिसे पशुपालन की आधुनिक तकनीक अपनाकर किया जा सकता है। इसमें कृत्रिम गर्भाधान भी शामिल है। पशुपालक को इस बात का खास ख्याल रखना चाहिए कि पशु को समय से गर्भ धारण कराएं। सबसे पहले कृत्रिम गर्भाधान करते समय हमें गुदा मार्ग द्वारा फुल हैंड ग्लव्स पहन के या लंबे दस्ताने पहन के हमें गुदा मार्ग में हाथ डाल के परीक्षण करना चाहिए कि मादा के जो जननांग हैं वो उचित अवस्था में गर्मी में हैं या नहीं, या उसके जननांग किस प्रकार से हैं, वो गर्भ धारण कर सकते हैं या नहीं, या उसमें किसी प्रकार का संक्रमण तो नहीं है और भी अन्य कोई बीमारी तो नहीं है, किसी प्रकार की गांठ या कोई सिस्ट तो नहीं है। इन सब बातों का परीक्षण करना चाहिए। जब हम एआई करने जाते हैं तो सबसे पहले हम जानवर को अच्छी साफ सुथरी जगह में सही तरीके से हम जानवर को हैंडल करें। हम अच्छे से जानवर को बंधवा लें, अच्छे से रस्सी लगाकर बांधनी है। फिर उसको जो भी पशुपालक है जिसका जानवर है उसे सामने रहना है, वो अपने जानवर को पुचकारते रहे, सहलाते रहे, हाथ फेरते रहे। जो एआई के सारे जो उपकरण हैं, एआई गन, एआई शीट, सीमेन स्ट्रॉ, लंबे दस्ताने, लुब्रिकेशन, ये गम बूट्स, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स जो भी हैं, हमें सारी जो उपकरण है वो साफ और स्वच्छ होने चाहिए। कृत्रिम गर्भाधान कराते समय कई सावधानियां बरतने की जरूरत होती है। ये सुनिश्चित कर लें कि मादा ऋतु चक्र में हो। कृत्रिम गर्भाधान करने से पहले गन को अच्छी तरह से लाल दवाई से धोकर साफ कर लें। वीर्य को गर्भाशय द्वार के अंदर ही छोड़ें। गन प्रवेश कराते समय ध्यान रखें कि ये गर्भाशय हॉर्न तक ना पहुंचे। गर्भाधान के लिए कम से कम 10 से 12 मिलियन सक्रिय शुक्राणु जरूरी होते हैं। कृत्रिम गर्भाधान प्रशिक्षित तकनीशियन या पशु चिकित्सक से ही करवाएं। जो भी पर्सन है जो एआई करने आया है वो स्किल्ड होना चाहिए, यानी उसे कृत्रिम गर्भाधान का उचित ज्ञान होना चाहिए। बात करते हैं सीमेन स्ट्रॉ की, जिसे हम कृत्रिम गर्भाधान में के थ्रू हम जो बीज डलवाने वाले हैं, जो हम कृत्रिम गर्भाधान में जिस भी नस्ल का हम बीज या सीमेन करवाने वाले हैं उसमें कोल्ड चेन मेंटेन होनी चाहिए प्रॉपर। तो जो भी हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम जिसे भी बुला रहे हैं उनके पास लिक्विड नाइट्रोजन का कंटेनर या ये सारी चीज़, सारे उपकरण उपलब्ध हों उनके पास। और हमें जब हम स्ट्रॉ को लिक्विड नाइट्रोजन के कंटेनर से निकालते हैं तो हमें जब हम उसकी थॉइंग करते हैं या जब हम द्रवीकरण करते हैं तो जो पानी का तापमान है वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए और 30 सेकंड के लिए ही हमें स्ट्रॉ को उस पानी में डालनी चाहिए। और उसके बाद स्ट्रॉ को निकालकर हमें मलमल के या कॉटन के कपड़े से हमें अच्छी तरीके से पोंछना चाहिए। फिर हमें उसके जो फैक्ट्री एंड है गन की टिप पे
हमें फैक्ट्री एंड लगाना चाहिए, फिर पिस्टन पीछे करके हमें जो प्रयोगशाला छोर है उससे स्ट्रॉ को कट करनी चाहिए, उसके बाद शीट कवर लगाना चाहिए और फिर हमें हल्का सा देखना चाहिए गन कहीं अटक तो नहीं रही है। हमें सीट से गन लॉक कर देनी है, उसके बाद गन को हमें कहीं भी नहीं रखना है। गन एकदम स्टेरिलाइज साफ स्वच्छ होनी चाहिए। एआई करने के पूर्व मादा का जो योनि द्वार है हमें उससे अच्छे से साफ करना है, कपड़े से पोंछना है, नीचे से ऊपर की तरफ पोंछना है और फिर हमें एआई करनी है और जो सीमेन है उसको हमें सही जगह पे डिपॉजिट करना है ताकि हमारा जो जानवर है उसमें जो कंसेप्शन के जो चांसेस हैं वो मैक्सिमम से मैक्सिमम रहें। इस तरीके से हम कृत्रिम गर्भाधान को सफल बना सकते हैं और आगे की जो संतति है उसे हम दुग्ध उत्पादन में वृद्धि कर सकते हैं और किसान भाइयों की आय में भी वृद्धि कर सकते हैं। धन्यवाद। आइए अब एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ चुनी हुई मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है p18annadatamp@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180088922163 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क भी कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर से होगी आपसे मुलाकात कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।